जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन का पीरियड कम होता है तो पुराने पेंशनर्स को क्या फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अगर 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन के पीरियड को 15 साल से घटाकर 10 से 11 साल या फिर 12 साल किया जाता है तो इससे पुराने पेंशनर्स को क्या फायदा मिलेगा। जो पुराने पेंशनर्स 15 साल तक पेंशन में से कम्यूटेशन कटवा चुके हैं, सरकार को पैसा दे चुके हैं विद इंटरेस्ट, तो क्या वो पैसा सरकार आपको वापस देगी 8 सीपीसी में। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा कि आगे 8वें वेतन आयोग में अगर पीरियड कम होता है कम्यूटेशन का तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। पूरी जानकारी दूंगा एक टेबल दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एमएससीपी लेने के लिए क्या मैप रीडिंग 2 क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, एक रूल मैं आपको समझाऊंगा एमएससीपी का। काफी पूर्व सैनिक हैं, जो सिपाही हैं, नायक हैं, वो हवलदार की एमएससीपी लेना चाहते हैं, वो एलिजिबल भी है लेकिन रिकॉर्ड नहीं दे रहा एमएससीपी हवलदार की। वो कंडीशन लगा रहा है कि आपकी मैप रीडिंग 2 होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों एक रूल मैं आपको समझाऊंगा एमएससीपी का, इसकी जानकारी आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, खुशखबरी आ गया नया लेटर 18 महीने के डीएडीआर के एरियर पर। लेटर संबंधित है रेलवे के कर्मचारियों से। रेलवे कर्मचारियों और लाभार्थियों को 18 महीने के डीएडीआर के एरियर देने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नया लेटर निकाला है और ये लेटर संबंधित है 18 महीने के डीएडीआर के एरियर से। क्या रेलवे के कर्मचारियों को 18 महीने का डीएडीआर का एरियर मिलेगा? अगर रेलवे के कर्मचारियों को मिल जाता है तो फिर जो बाकी पेंशनर्स हैं क्या उनको भी मिलेगा? एक नया लेटर में आपको समझाऊंगा रेलवे का 18 महीने के डीएडीआर के एरियर पर, आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, कुछ पेंशनर्स का स्पर्श पर माइग्रेशन नहीं हुआ, क्या करना पड़ेगा। काफी पूर्व सैनिक मेरे से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर अभी तक हमारा स्पर्श पे माइग्रेशन नहीं हुआ, अभी हम बैंक से ही पेंशन ले रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। एक छोटी सी एडवाइस देकर आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहती हैं, वो भी 100% सही। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन का पीरियड कम होता है तो पुराने पेंशनर्स को क्या फायदा मिलेगा। जी दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर 8वें वेतन आयोग में आपके कम्यूटेशन के पीरियड को कम किया जाता है, यानी 15 साल से घटाकर 10 से 11 साल, 12 साल किया जाता है, तो इससे आपको कैसे फायदा मिलेगा। जैसा आपको पता है, तमाम संगठनों ने यह डिमांड करी है कि 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन के पीरियड को कम किया जाए और सरकार भी यही कहती है कि हमने ये मैटर 8वें वेतन आयोग को दिया है। अब पे कमीशन के ऊपर है कि वो कम्यूटेशन के पीरियड को कम करता है या नहीं करता। लेकिन अगर 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन का पीरियड कम होता है तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, जरा पॉइंट में आप समझिए। जिन पेंशनर्स के 15 साल पूरे हो चुके हैं उन्हें कटा हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में अगर कम्यूटेशन का पीरियड कम होता है, 15 साल से घटाकर 10 साल, 11 साल, 12 साल होता है, तो फिर जो पुराने पेंशनर्स हैं जो 15 साल तक कटौती करवा चुके हैं, सरकार को पैसा दे चुके हैं विद इंटरेस्ट, तो दोस्तों वो पैसा सरकार आपको वापस नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार पूरा पैसा आपको वापस नहीं देगी। ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनके 15 साल पूरे हो चुके हैं और आगे भी हो जाएंगे जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा। तो दोस्तों जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, यानी वो कटौती जो करवा चुके हैं 15 साल की, तो जो पैसा वो दे चुके हैं वो पैसा उनको वापस नहीं मिलेगा, भले ही सरकार पीरियड को 11 साल या फिर 12 साल करे। जी हाँ दोस्तों, 15 साल से घटाकर 11 साल, 12 साल, 10 साल भी कर देती है, तो जो आप पैसा दे चुके हैं वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा।
क्योंकि उनकी फुल पेंशन वर्तमान नियमों के मुताबिक पहले ही रिस्टोर हो चुकी होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 15 साल तक आपने पैसा दिया पेंशन में से कम्यूटेशन का, और 15 साल बाद आपकी पेंशन रिस्टोर हो गई। तो 15 साल आपके पहले ही कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद आपको फुल पेंशन मिलने लगी। तो जो पैसा चला गया वो आपको वापस नहीं मिलेगा। फिर क्या लिखा है, नए नियम से उनकी मंथली पेंशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये आगे चलकर नियम चेंज हो जाता है, पीरियड कम हो भी जाता है कम्यूटेशन का, तो आपकी मंथली पेंशन पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपने एक रूल समझा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, जिन पुराने पेंशनर के कम्यूटेशन को 11 या फिर 12 या फिर 13 साल हो चुके हैं, उनकी फुल पेंशन रिस्टोर हो जाएगी। उन्हें 15 साल पूरे होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स को यहां पे फायदा मिल जाएगा। जिन पेंशनर्स के 15 साल पूरे नहीं हुए हैं, जिन पेंशनर्स को 11 साल या फिर 12 साल या फिर 13 साल हो चुके होंगे, तो उनकी फुल पेंशन रिस्टोर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिर उनको 15 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी 10 से 11 साल में, 12 साल में जो भी पीरियड पे कमीशन तय करेगा, तो उस पीरियड तक आपकी पेंशन को रिस्टोर कर दिया जाएगा और आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन को बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं उन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं जिनको 15 साल नहीं हुए होंगे, जिनके 10 से 11 साल या फिर 12 साल चल रहे होंगे, तो उन पेंशनर्स को यहां पर फायदा मिल जाएगा। लेकिन उन पेंशनर्स को नहीं मिलेगा जिनके 15 साल पूरे कंप्लीट हो गए होंगे। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, ब्याज दर को कम कर दिया जाएगा पीरियड कम होते ही। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कम्यूटेशन का पीरियड कम होगा, तो फिर जो ब्याज की दर है वो आपकी कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फिर जो सरकार है उसको ब्याज की दर कम करनी पड़ेगी। पहले 10 से 8% या फिर 9%, 11% है, तो दोस्तों वो अब फिर बहुत कम हो जाएगी आगे चलकर, जब 8 सीपीसी में कम्यूटेशन के पीरियड को कम कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 5 से 6%, 7% तक दोस्तों ब्याज दर रेट जा सकती है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, जो कर्मचारी 8 सीपीसी के बाद रिटायर होंगे, उनका कम्यूटेशन का पीरियड कम होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 1/1/2026 के बाद, जी हाँ दोस्तों, सरकार को कट ऑफ डेट जारी करनी पड़ेगी। यानी आगे आने वाले टाइम में 8 सीपीसी में जो आगे रिटायर होंगे, तो दोस्तों उनका कम्यूटेशन का पीरियड होगा या तो 11 साल, 10 साल या फिर 12 साल। जी हाँ दोस्तों, जो भी सरकार वेतन आयोग पीरियड तय करेगी, तो वही पीरियड होगा, चाहे वो 11 साल का हो, चाहे 12 साल का हो या फिर 10 साल का हो। जो कर्मचारी 8 सीपीसी के बाद रिटायर होंगे, उनका कम्यूटेशन का पीरियड कम होगा, 11 साल या फिर 12 साल। उनकी कटौती भी 11 से 12 साल तक ही होगी आगे। जी हाँ दोस्तों, फिर उनका पीरियड 15 साल का नहीं होगा, 10 से 11 साल, 12 साल का ही होगा। तो 10 से 11 साल, 12 साल में ही उनकी रिकवरी कर ली जाएगी पूरी, फिर उनकी पेंशन रिस्टोर कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आगे फायदा मिल जाएगा अगर कम्यूटेशन के पीरियड को कम किया जाता है। ये मैंने आपको आगे की कहानी बताई है 8 सीपीसी की। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एमएससीपी लेने के लिए क्या मैप रीडिंग 2 क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? समझे रूल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिपाही हैं, नायक हैं, अगर आप 2006 के बाद रिटायर हुए हैं, अगर आपकी सर्विस 16 साल या फिर 16 साल से ऊपर है, अगर आप एमएससीपी हवलदार की पेंशन लेना चाहते हैं, एमएससीपी हवलदार लेना चाहते हैं, तो दोस्तों फिर आपकी ये क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कौन सी क्वालिफिकेशन? मैप रीडिंग 2। मैप रीडिंग 2 होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपको एमएससीपी हवलदार की नहीं मिलेगी। मैं सिपाही की बात कर रहा हूं, नायक की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों इसी पर एक रूल मैं आपको यहां पे समझाता हूं। द इंडियन आर्मी रिक्वायर हवलदार इंक्लूडिंग आर्मी एजुकेशनल कॉप, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर एंड सर्वेयर, ऑटोमेटेड cartographer to pass stringent map reading class 1 test before advancing to higher rank or qualifying for MSCP। जी हाँ दोस्तों, MSCP आपको तभी मिलेगी जब आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस पूरी होंगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ क्वालिफाई आप कर सकते हैं, कुछ कोर्स आप पास कर सकते हैं, तभी आपको नेक्स्ट MSCP का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अगली रैंक का फायदा मिलेगा। मैं सिपाही नायक की बात कर रहा हूं। अगर आपको एमएससीपी हवलदार की चाहिए, हवलदार की पेंशन चाहिए, तो आपकी मैप रीडिंग 2 होना चाहिए।
आप देखते होंगे कि आप सीपी ग्राम में शिकायत डाल रहे हैं, रिकॉर्ड को लेटर लिख रहे हैं, तो रिकॉर्ड की तरफ से जवाब आ रहा है कि आपकी मैप रीडिंग 2 पूरी नहीं है, आपने मैप रीडिंग 2 पास नहीं किया, इस वजह से आपको एमएससीपी हवलदार की नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। मैप रीडिंग एमआर इज ए स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट विद ट्रेनिंग प्रोवाइडेड एट एस्टेब्लिशमेंट like the AE Center and college and various regimental center to ensure proficiency in essential combat skill। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रेनिंग का हिस्सा है जब आपको मैप रीडिंग करनी पड़ती है, मानचित्र पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो दोस्तों ये क्वालिफाई करना इस मैंडेटरी, ये आपको जरूरी करना है, तभी आपको एमएससीपी हवलदार का बेनिफिट यहां पे मिल पाएगा। तो दोस्तों ये आपको रूल समझ में आ गया होगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, आ गया नया लेटर 18 महीने के डीएडीआर के एरियर पे। लेटर संबंधित है रेलवे के कर्मचारियों से। रेलवे कर्मचारियों और लाभार्थियों को 18 महीने के डीएडीआर के एरियर देने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तो साफ मना कर दिया कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जाएगा, लेकिन तभी भी तमाम डिपार्टमेंट लेटर लिख रहे हैं कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए। अब दोस्तों इसी पर नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से 16 जून 2026 का एक लेटर है, और ये लेटर है डीआरएम ऑफिस को भेजा है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसका सब्जेक्ट है रिप्लाई ऑफ ओपनिंग स्पीच आइटम नंबर 8 डेटेड 15 जून 2026। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक रिप्लाई दी है, साथ ही साथ रिलीज ऑफ 18 मंथ डीएनएस अलाउंस एरियर। जी हाँ दोस्तों, 18 महीने के डीएडीआर का एरियर देने की बात कही है। अब क्या है पूरा लेटर, मैं आपको दूसरी तरफ हिंदी में समझा देता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। उपयुक्त के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने जीएचएच गढ़ी हटसू स्टेशन में तैनात कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ते के संबंध में ई ऑफिस फाइल संख्या इतना आदेश जारी किया। जी हाँ दोस्तों इस लेटर में एचआरए देने की भी बात करी है, हाउस रेंट अलाउंस की, उसकी भी दोस्तों यहां पे बात करी है। हरसारू के नायब तहसीलदार के अनुसार रेलवे स्टेशन जीएचएच मानेसर नगर निगम के अंतर्गत आता है, इसलिए जीएचएच में तैनात कर्मचारियों को मौजूदा 10% वेतन के एचआरए के स्थान पर 30% के एचआरए का भुगतान किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया एचआरए का भी इसमें जिक्र करा है। तदनुसार इस कार्यालय के दिनांक 18/2/2026 के पत्र संख्या के माध्यम से सभी बीओ को एक पत्र जारी करा गया था। सीनियर डीएफएम को एक प्रति के साथ मूल वेतन के 30% की दर से एचआरए प्रदान करने के लिए आईपीएस में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु ये चीजें कही गई। फिर क्या लिखा है, इसके अतिरिक्त महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया की जारी करने की लंबे समय से लंबित मांग के संबंध में यह ध्यान में लाया जाता है कि आवश्यक अभ्यवेतनों को उचित रूप से नोट कर लिया गया है और संकलित कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ कर्मचारियों द्वारा यह आवेदन दिया था कि हमको 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए, तो दोस्तों रेलवे की तरफ से उन एप्लीकेशन को संभाल के रख लिया गया है। संबंधित रेलवे कर्मचारियों और लाभार्थियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया के वितरण के लिए वित्तीय मंजूरी और नीतिगत निर्देश प्राप्त करने हेतु मामले को उच्च प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए सक्रिय रूप से प्रक्रियाधीन है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रेलवे के पास जो एप्लीकेशन आ रही थी कर्मचारियों की 18 महीने के डीए के एरियर देने के संबंध में, तो दोस्तों जितनी भी वो एप्लीकेशन है उनको आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है ताकि आगे चलकर सरकार 18 महीने का डीए का एरियर दे सके। तो दोस्तों जितनी भी एप्लीकेशन थी 18 महीने के डीए के एरियर पे, तो सारी एप्लीकेशन को उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दिया गया है ताकि आगे चलकर 18 महीने का डीए का एरियर कर्मचारियों को दिया जा सके। साथ ही साथ दोस्तों मंत्रालय को भी कुछ एप्लीकेशंस दी हैं, जो मंत्रालय है उनको भी कुछ एप्लीकेशन फॉरवर्ड करी है ताकि ये पैसा रिलीज किया जा सके। और दोस्तों इस मामले पर जो भी विचार है वो अभी प्रक्रियाधीन है, अभी प्रोसेस में है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कुछ जवाब आएगा वैसे रेलवे को यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो दोस्तों सरकार ने तो वैसे साफ मना कर दिया कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता,
लेकिन अभी भी कुछ विभाग है जैसे रेलवे का विभाग, वो भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार किसी तरह 18 महीने का डीए का एरियर दे, और जो एप्लीकेशंस हैं, कर्मचारियों की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को भी आगे फॉरवर्ड करा जा रहा है। तो हम तो उम्मीद अच्छी कर सकते हैं कि सरकार के माइंड में ये बात आए कि 18 महीने का डीए का एरियर जल्दी रिलीज किया जाए आगे चलकर, क्योंकि ये मांग है, हम पीछे नहीं हट सकते। कहीं ना कहीं आगे चलकर सरकार को यह पैसा देना ही होगा। लगातार दोस्तों इस पर लेटर पत्र लिखे जा रहे हैं। तो दोस्तों एक नया लेटर था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर रेलवे के कर्मचारी को मिलता है तो फिर हर एक पेंशनर्स को यहाँ पे मिल पाएगा या फिर कर्मचारी को मिल पाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। कुछ पेंशनर का स्पर्श पर माइग्रेशन नहीं हुआ, क्या करना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं जो बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं, सीपीपीसी से अपनी पेंशन ले रहे हैं या फिर डीपीडीओ से अपनी पेंशन ले रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि सर हमारा स्पर्श पे माइग्रेशन कब होगा, हमें क्या करना पड़ेगा? दोस्तों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्पर्श पर माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से होता है। आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस बैंक में या फिर डीपीडीओ में अपडेट होना चाहिए। सारी चीजें आपकी बैंक में या फिर डीपीडीओ में अपडेट होनी चाहिए। आपकी सारी चीजें अपडेट है तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो आपका ऑटोमेटिक माइग्रेशन हो जाएगा स्पर्श पे। जो भी आपका डेटा बैंक सीपीपीसी में है वो सारा डेटा आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा स्पर्श में। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है, एक छोटी सी एडवाइस मैंने आपको दी है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिक है। आगे चलकर भविष्य में आपका माइग्रेशन कर दिया जाएगा स्पर्श में। बाकी जो आपकी डिटेल्स है बस वो सारी डिटेल्स बैंक में, सीपीपीसी में या फिर डीपीडीओ में अपडेट आप रखें। सारी चीजें, फोन नंबर, एड्रेस, मेल आईडी, सब कुछ। इवन नॉमिनी भी आप करा के रखें, बच्चों को कराएं, वाइफ को कराएं, जिसे भी आप कराना चाहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।